वेलकम वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। दिस इज जतिन सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी 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 इजी चैप्टर ऑफ योर सब्जेक्ट, दैट इज गुडविल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 2 आपका गुडविल है, ये पहले एक टॉपिक हुआ करता था। इसको चैप्टर में कन्वर्ट इसलिए किया गया क्योंकि आने वाले जो चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, सब में इस टॉपिक का या आप कहिए चैप्टर नंबर 2 गुडविल का हम यूज करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आप जब भी गुडविल की बात करें तो आपने ये गुडविल क्लास 11th में भी सुना है, इसका आपके माइंड में क्या क्या वर्ड आएंगे। जैसे ही आप गुडविल के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला तो गुड नेम, यानी वो ऐसा नाम, एक अच्छा नाम जो कि जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में किसी एक फर्म, एक कंपनी का बन गया हो, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि एक फर्म की बहुत अच्छी इमेज है, या फिर मैं कह सकता हूं कि उसकी रेपुटेशन काफी हाई है। रेपुटेशन को भी हम गुडविल कहेंगे। एक और वर्ड स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि किसी एक फर्म की ब्रांड वैल्यू बहुत हाई हो, कि ब्रांड बिकता है, ब्रांड के नाम से ही लोग चले आते हैं, खींचे जाते हैं उसकी तरफ, तो वो सब क्या कहेंगे, आप उसको गुडविल कहेंगे। अब ये गुडविल बनी कैसे स्टूडेंट्स? एक फर्म जब बहुत ज्यादा होनेस्टी, ईमानदारी से और मेहनत से खून पसीना लगा के जब जनता को, अच्छी पब्लिक को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अच्छी गुड्स प्रोवाइड करते हैं, चीप क्वालिटी में गुड क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करेगी, आफ्टर सेल सर्विसेज काफी अच्छी होगी, तो वो जो स्टूडेंट्स पब्लिक है, वो जो कस्टमर्स है जिन्होंने एक बार उस कंपनी से गुड्स को खरीदा या सर्विसेज को एडॉप्ट किया, वो बार बार उस कंपनी के पास जाना स्टार्ट करेंगे। किस लिए जाना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि उनको उसकी सर्विसेज, उनके गुड्स पसंद आए। अगर वो बार बार उसी कंपनी के पास जाएंगे तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स उस कंपनी की क्या होंगे, प्रॉफिट्स भी बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जब स्टूडेंट्स हाइयर प्रॉफिट वो कंपनी कमा रही है, क्यों कमा रही है? क्योंकि स्टूडेंट्स वो कस्टमर्स रिपीटेडली उसके पास आ रहे हैं, और धीरे धीरे स्टूडेंट्स इस कंपनी का क्या है, ब्रांड वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी रेपुटेशन जो पब्लिक के बीच में, कस्टमर्स के बीच में बढ़ेगी, इस कंपनी का नाम होगा, नाम गुड, उसकी इमेज भी काफी अच्छी होगी। तो इस रीजन की वजह से स्टूडेंट्स वो जो प्रॉफिट वो जो कंपनी कमाएगी, वो जो दूसरी कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, दोनों बेशक एक ही ट्रेड कर रही हो, लेकिन आपकी ये जो कंपनी जिसने बहुत अच्छी ईमानदारी से ज्यादा मेहनत की, इसका प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसी स्टूडेंट्स हम कहते हैं, ये जो सारा खेल है, ये जो रेपुटेशन, ये जो बिल्डअप किया है उस कंपनी ने अपनी मेहनत के द्वारा, उसी को कहा जाता है गुडविल, जिससे हाइयर प्रॉफिट्स कमाए जा सके। तो गुडविल का अगर मीनिंग आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? देखिए गुडविल को स्टूडेंट्स आप एग्जाम में लिखना अगर आता है तो गुडविल इज दी, बहुत अच्छी मीनिंग है ये, गुडविल इज दी रेपुटेशन, या फिर मैं कहूं गुडविल इज दी वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ a firm which enabled it to earn the higher profits in comparison to the normal profits earned by the other firms in the same trade। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा मीनिंग कह रहा है, गुडविल क्या है, वो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो जो रेपुटेशन के थ्रू एक फर्म ने कमाई, जिससे स्टूडेंट्स एक फर्म क्या करेगी, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। किससे? नॉर्मल प्रॉफिट जो कि एक दूसरी फर्म कमाती है, बेशक दोनों ही सेम ट्रेड, सेम तरह का स्टूडेंट्स बिजनेस कर रही है, उसी को हम कहते हैं क्या, गुडविल। देखिए गुडविल को स्टूडेंट्स खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है, ये कोई आपके काल्पनिक कोई ऐसा एसेट नहीं है। हाँ, गुडविल एक एसेट है। कौन सा एसेट है, क्या है, चलिए आप समझते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे गुडविल के क्या नेचर्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेचर कहिए या फीचर्स कहिए, आप लिखिए फीचर्स ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स सबसे पहला फीचर तो आपका है कि गुडविल क्या है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। देखिए इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, वो एसेट जिनको आप ना ही टच कर सकते हैं और ना ही स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, इंटेंजिबल एसेट। जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट, जैसे ट्रेडमार्क, जैसे कॉपीराइट्स। तो उसी तरह स्टूडेंट्स आपका ये गुडविल भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। याद रखना स्टूडेंट्स, गुडविल दूसरा, इट इज एन वैल्यूएबल एसेट्स। ऑब्वियस सी बात है भाई, वैल्यूएबल एसेट तो है ही, इसकी वजह से ही तो फर्म की क्या है, अर्निंग बढ़ रही है। बार बार स्टूडेंट्स कस्टमर्स इसी फर्म के पास क्यों आ रहे हैं, खींचे क्यों जा रहे हैं इस फर्म के पास, क्योंकि स्टूडेंट्स ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड कर रही है। जब बार बार कस्टमर्स आएंगे तो फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे, फर्म के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो फर्म की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट्स है। थर्ड स्टूडेंट्स इसका फीचर आप कहिए, इट इज नॉट एन फिक्टिशियस एसेट। याद रखना स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। नहीं, गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब यहाँ पे इमेजिनरी, आपने अपने माइंड में इमेजिन कर दिया कोई ऐसा एसेट नहीं, ये इमेजिनरी नहीं है स्टूडेंट्स, ये कोई काल्पनिक एसेट नहीं है, ये रियल में आपका एक एसेट है जिसको हम खरीदेंगे भी, जिसको बेचेंगे भी। ये कुछ इसकी टाइप्स में है, कुछ इसके मेथड्स हैं, आपको वो आने वाले टाइम में अभी हम डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है। तो याद रखना ये आपका कोई काल्पनिक एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स, इमेजिनरी एसेट नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, अगर मुझे टाटा कंपनी के ऊपर विश्वास है, मुझे टाटा का ब्रांड इतना ज्यादा पसंद आया कि मैं टाटा का नमक भी खरीदूंगा, मैं टाटा की कार भी खरीदूंगा, मैं जाके टाटा का कोई ऐसा कपड़ों का ब्रांड है ऑनलाइन या ऑफलाइन, में उससे जाके कपड़े भी खरीदना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे टाटा पे विश्वास है। तो स्टूडेंट्स ये जो विश्वास टाटा कंपनी ने अर्न किया है, इसी को स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। तो इससे क्या होगा, टाटा कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। एक्सेस प्रॉफिट स्टूडेंट्स क्यों अर्न कर रही है, क्योंकि मैंने कभी आज तक जिंदगी में टाटा की कार नहीं खरीदी, लेकिन मैं यूं सोचता हूँ कि यार कार खरीदो ना तो टाटा की खरीदो। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स रेपुटेशन ऐसी बन गई है, इसलिए। फिफ्थ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज वैल्यूएबल ओनली when it is sold। देखिए स्टूडेंट्स, यहां कहने का मतलब है कि गुडविल को आप कभी भी पार्ट में नहीं बेच सकते। गुडविल का मान लीजिए आपने एक पार्ट चाहा कि मैं उसको क्या कर दूं, बेच दूं, तो ऐसा नहीं होगा, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। गुडविल को स्टूडेंट्स आप फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू का आपको कब पता चलेगा, जब पूरा का पूरा बिजनेस ही अपने पार्ट किसी और फर्म को क्या किया, बेच दिया जाए, तब आप गुडविल की एक्चुअल वैल्यू का आपको पता चलेगा। कभी भी गुडविल टुकड़ों में, पार्ट्स के अंदर नहीं बेची जाती। एक्सेप्शन है इसकी कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, या फिर डेथ या रिटायरमेंट के वक्त भी हमें गुडविल को फाइंड आउट करेंगे, वो हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। बस अभी तो आप ये जानिए कि गुडविल को टुकड़ों में नहीं बेचा जा सकता। तो स्टूडेंट्स ये इसके 5 की पॉइंट्स थे। एक सिक्स्थ और पॉइंट स्टूडेंट्स कई बार इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी, कि इट्स वैल्यू सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव इन नेचर। मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताओ टाटा कंपनी की गुडविल
आज के दिन कितने रुपए की है, क्या उसकी वैल्यू हमें निकालनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स कोई बच्चा कहेगा 5,000 करोड़, कोई कहेगा 7,000 करोड़, कोई कहेगा 1,00,000 करोड़, कोई कहेगा 3,00,000 करोड़, कोई कहेगा 200 करोड़। तो सबकी स्टूडेंट्स अलग अलग राय है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में गुडविल की वैल्यू भी स्टूडेंट्स बदलती रहती है। तो इसलिए गुडविल क्या है, एक सब्जेक्टिव है। इसको आप एक्चुअल मतलब प्री डिफाइंड फॉर्मूले से आप एक्यूरेटली हर वक्त, हर टाइम, हर सिचुएशन में एक जैसी नहीं निकाल सकते। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के हिसाब से गुडविल की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक टॉपिक गुडविल से रिलेटेड। देखिए गुडविल, अब आपको ये बताता हूं कि गुडविल का मतलब एक फर्म को कब पता चलेगा कि क्या इसकी गुडविल है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी का क्या नाम रखें, मैं कहता हूं जी उस कंपनी का नाम है अल्फा। अल्फा आपकी कंपनी है। इस अल्फा कंपनी ने डिसाइड किया कि मैं एक कंपनी खरीदूंगी जिसका नाम है क्या, टाटा। टाटा कंपनी को खरीदने का अल्फा कंपनी ने डिसाइड किया। अल्फा भी नई नई मार्केट में आई है, तो अल्फा ने क्या किया, अपना एक बैग भरा बड़ा सा, ये लीजिए ये एक बैग है। इस बैग के अंदर अल्फा ने ढेर सारे अपने ये सोने के बिस्किट डाले, है ना, नोट में तो नहीं खरीदी जाएगी, सोने के बिस्किट के लेके गए टाटा के पास और कहा जी ये लीजिए ये बैग भरा है और आप क्या करिए, हम आपकी कंपनी को खरीदने आए। टाटा ने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, बेच देंगे। अरे मन गढ़ंत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स जब ये अल्फा कंपनी टाटा के पास खरीदने गई तो टाटा कंपनी को ये अल्फा कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले अल्फा ने कहा ठीक है हम खरीद लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो टाटा के जितने भी क्या होंगे, एसेट्स, ये किसके हो जाएंगे, अल्फा के हो जाएंगे। टाटा के स्टूडेंट्स की जितनी भी क्या होंगी, लाइबिलिटीज, ये भी किसकी होंगी, अल्फा की होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, टाटा कंपनी के जितने क्या होंगे, कस्टमर्स। टाटा कंपनी के स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, कस्टमर्स। ये भी आपसे किसके हो जाएंगे, अल्फा कंपनी के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको टाटा पे विश्वास है। वो टाटा का ब्रांड वैल्यू, टाटा के लोगों को देख के जाएगी। जो टाटा का ब्रांड वैल्यू जहां उनको लगा, उन्होंने कहा कि बस मुझे तो यही खरीदना, मुझे इसी कंपनी पे, टाटा पे विश्वास है। अगर अल्फा कंपनी इस टाटा को खरीद लेती है तो टाटा का नमक लोग जो खरीद रहे हैं वो खरीदते रहेंगे, टाटा की जो गाड़ियां खरीद रहे हैं खरीदते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे अल्फा का फायदा होगा या नहीं होगा। तो ये जो स्टूडेंट्स कस्टमर्स अब जो अल्फा कंपनी के पास आए हैं, इस कस्टमर्स की जो कीमत दी गई है यहाँ इस बैग के अंदर, यही कीमत क्या कहलाएगी, आपकी गुडविल कहलाएगी। इसी को हम गुडविल कहते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करनी है अभी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से एक कस्टमर बार बार किसी फर्म के पास जाएगा, उसी फर्म के प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करेगा। यानी कौन से स्टूडेंट्स वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, या हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी फर्म की गुडविल या तो बढ़ सकती है या फिर घट भी सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन सबको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो है जी आपका फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। देखिए क्या मतलब है इसका। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई ऐसी फर्म है जो कि आपने जितने भी रिटेल आउटलेट्स है कहाँ ओपन करती है, कोई बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास, अपना मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास, एयरपोर्ट के पास। तो स्टूडेंट जैसे ही कस्टमर उतरे सामने ही उसको क्या मिल जाए, रिटेल आउटलेट मिल जाए और वो वहाँ से परचेज करे और अपने घर की तरफ बढ़ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसकी लोकेशन क्या है, प्राइम लोकेशन है, पॉश इलाके में है, या कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे
पब्लिक गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट्स जहाँ पे क्राउड के जो नंबर्स है वो बढ़ के रहते हैं, हमेशा इंक्रीज रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके प्रोडक्ट बिकेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल भी बढ़ेगी। तो फेवरेबल लोकेशन बहुत मैटर्स करती है आपके गुडविल के रीजन। सेकंड स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है हमेशा, वो है आपका एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। क्या स्टूडेंट्स? एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। क्या मतलब स्टूडेंट्स? एक स्टूडेंट्स फर्म का जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, जितने अच्छे स्टूडेंट्स उसके मैनेजर्स होंगे, जितने बढ़िया से वो प्लानिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस फर्म के बिजनेस में प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे, सही टाइम पे सही प्लान बनाया जाएगा, अच्छे टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्म ग्रो करेगी ही करेगी। फर्म ग्रो करेगी तो उसके साथ साथ उसकी गुडविल भी बढ़ेगी। तो मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है बहुत मैटर्स करती है। थर्ड स्टूडेंट्स, इसका जो फैक्टर्स अफेक्ट करता है गुडविल पे, वो है लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस। इसको लॉन्जेविटी भी कहते हैं, लॉन्जेविटी भी कहते हैं। आप देख लेना ये क्या है इसका मतलब। स्टूडेंट्स, जो बिजनेस जितना पुराना होगा, जितने ओल्ड टाइम से चलता आ रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी को 100 साल पहले बनी थी, वो पिछले 100 साल से गाड़ियां बेच रही है, और एक कंपनी अभी भी 1 साल पहले ही बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है किसके कस्टमर्स ज़्यादा होंगे? जो 100 साल पहले बनी थी। 100 साल से जो कस्टमर्स गुड्स को लेते आ रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स को खरीदते आ रहे हैं, उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो बार बार उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीद रही है, उसी कंपनी को। इसका मतलब उस कंपनी की रेपुटेशन तो है, इमेज तो काफ़ी अच्छी है, मतलब उसकी गुडविल ज़्यादा है। वो जो जुमा अभी बनी है 1 साल पहले ही, उसकी गुडविल उतनी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लॉन्गेविटी यानी कितनी पुरानी आपकी एक फर्म है, ये भी डिपेंड करता है आपकी गुडविल पे। उसके बाद स्टूडेंट्स, फोर्थ है आपका रिस्क इन्वॉल्व। देखिए, वो बिजनेस स्टूडेंट्स जिसके अंदर जितना ज्यादा रिस्क होगा, उसकी गुडविल उतनी ही कम होगी। याद रखना, जिस बिजनेस में रिस्क जितना ज्यादा होगा, गुडविल उतनी ही कम होगी। हाइयर द रिस्क लोअर द गुडविल, लोअर द रिस्क हाइयर द गुडविल, ये बात आपको याद रखनी है। फोर्थ है स्टूडेंट्स आपका, फिफ्थ है पॉइंट अब आपका स्टेडी प्रॉफिट्स। देखिए, स्टेडी प्रॉफिट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मान लीजिए कोई ऐसी फर्म है जो ऐसे प्रोडक्ट को बेचती है जो कि डेली यूज के हैं, जैसे कि आपके क्या कहते हैं क्लॉथ्स हो गए, आपके शूज़ हो गए, शैम्पू हो गए, सोप हो गया, कपड़े धोने की साबुन हो गई, तो ये सारे क्या है डे टू डे यूज़ के। तो ऐसे स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स को बेचने वाली के कंपनी के जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी स्टेबल होंगे, वो भी बिल्कुल फिक्स से रहेंगे, ना वो एकदम बढ़ेंगे ना वो एकदम से घटेंगे। तो गुडविल भी स्टूडेंट्स क्या रहेगी, इसकी बढ़ते हुए धीरे 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 बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है स्टूडेंट्स जो कि फैंसी प्रोडक्ट्स को बेच रही है, ऐसे प्रोडक्ट को बेच रही है जिसका एक बार तो डिमांड बढ़ जाएगी, उसके बाद एकदम से डिमांड घट जाएगी, तो उसके प्रॉफिट स्टेबल नहीं रहेंगे। और जहां प्रॉफिट स्टेबल नहीं है वहां पे गुडविल भी आपकी स्टेबल नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात। पोजेशन ऑफ लाइसेंस। देखिए, इसका क्या मतलब है? यहां स्टूडेंट्स लाइसेंस से मतलब, मान लीजिए कि सरकार किसी एक ऐसी कंपनी को लाइसेंस दे देती है कि आज से ये प्रोडक्ट सिर्फ यही कंपनी बनाएगी। मान लीजिए कि हमारा जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL, तो सरकार ने कहा कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है कौन बनाएगी इंडिया में? HAL बनाएगी। सारा लाइसेंस किसके पास है? HAL के पास है। तो ऑब्वियस सी बात है कि HAL की गुडविल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी कैसे एंटर करेगी भाई? सरकार ने रास्ता बंद कर दिया ना, लाइसेंस राज हो गया एक तरह से। पहले इंडिया में लाइसेंस राज होता था। तो ये आपको जो बड़े बड़े आज के दिन उद्योगपति दिख रहे हैं ना, तो वो बड़े इसलिए बने कि सरकार उनको लाइसेंस दे देती थी कि यही उद्योगपति, इसी की कंपनी यही प्रोडक्ट बना पाएगा और कोई बना ही नहीं पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वही कंपनी बनाएगी, वही कंपनी बेचेगी, उसे के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे, तो उनकी गुडविल भी स्टूडेंट्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो लाइसेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक है आपका मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक
polyistic and other rights। मोनोपोलिस्टिक का मतलब स्टूडेंट्स मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब सिर्फ आपके पास ही क्या है, राइट है उस चीज को बनाने का, यानी आपकी मोनोपोली है कि कोई और चाह के भी ऐसा नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा एक एयरक्राफ्ट है तेजस, तेजस को कौन बना रही है, वैसे तो लाइसेंस किसको मिला है, HAL को, लेकिन HAL चाह के भी उसके इंजन नहीं बना पा रही हमारे एयरक्राफ्ट का। पूरी दुनिया में सिर्फ 5 देश है जो ऐसा कर पाए हैं, जो जिन्होंने इंजन बना पाए हैं, एक अमेरिका, एक फ्रांस, जैसे कि आपका चाइना, जैसे कि रशिया या फिर यूके, राइट। तो इन देशों के पास स्टूडेंट्स क्या है, मोनोपोली है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, जो जो फर्म इन देशों की ये जो इंजन बनाती है उनकी स्टूडेंट्स गुडविल भी क्या है, बढ़ी हुई है, इंक्रीज है। जैसे कि हम क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक से, GE से 404 और 414 तेजस के लिए इंजन ले रहे हैं, मार्क 1 और मार्क 2 के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि अमेरिका ही बना पा रहा है वो इंजन, तो हम मजबूरी में हमें वो इंजन लेना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जनरल इलेक्ट्रिक्स की गुडविल भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, मोनोपोली है। और अगर स्टूडेंट्स कोई ऐसी फर्म है जिसके पास कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट करवा रखा है, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स उस फर्म की गुडविल भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो ये स्टूडेंट्स मेन 7 पॉइंट्स थे जो कि आपकी अफेक्ट करते हैं किसको, गुडविल की वैल्यू को। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थ्योरी में क्वेश्चन आया तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हालांकि ये 7 ही फैक्टर नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत और भी फैक्टर हो सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, फॉर क्या कहते हैं, किसी जो अपने कंट्री के अंदर उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा अडॉप्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एडवांसमेंट कितना है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि गुडविल को अफेक्ट करते हैं। आप अपने माइंडसेट से थोड़ा सा सोचिए, एक बार आप जरूर गौर करिए कि आप क्यों किसी एक कंपनी, एक ब्रांड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जिस भी ब्रांड की तरफ स्टूडेंट्स आप आकर्षित है, आप बार बार उसी की गुड्स को परचेज कर रहे हैं, उसी की सर्विसेज को ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन भी बढ़ी हुई है। तो वो फैक्टर्स क्या क्या है, कारण क्या क्या है, थोड़ा माइंड में सोचना, बस उन्हीं को थोड़ा सा अपने वर्ड्स में बना के लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जी, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स चलिए अब डिस्कस करते हैं कि गुडविल चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी हमें इतनी ज़रूरत क्यों है। तो आपका जो टॉपिक है वो होगा, आप लिखिए, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि आखिरकार ये गुडविल इतनी जरूरी क्यों है भाई। इसको अलग से, ये जो एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था प्रीवियस क्लासेस में, जो आपसे पहले वाले स्टूडेंट्स क्लास 12 में पढ़ के गए, और आपको ये अलग से एज ए चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका कारण समझिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले गुडविल की आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी व्हेन देयर इज एन चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। स्टूडेंट्स, जब भी आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनके बीच में स्टूडेंट्स जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो बदली जाएगी, तब स्टूडेंट्स आपको गुडविल को कैलकुलेट करना होगा, गुडविल की वैल्यू का पता लगाना होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें गुडविल की पढ़ने की जरूरत है। ये स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 3। अभी हम गुडविल के बाद चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, वो उसका नाम क्या है आपका, चेंज इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चैप्टर नंबर 3 में इसका रूल आया। फोर्थ, अब सेकंड स्टूडेंट्स नीड आप लिखिए, व्हेन देयर इज एन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। स्टूडेंट्स, जब भी एक नया पार्टनर
एक फर्म के अंदर ज्वाइन करेगा आपकी पार्टनरशिप फर्म में, तब आपको गुडविल की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ये आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फिर स्टूडेंट्स थर्ड जो जरूरत आपको महसूस हुई गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने की, वो है व्हेन देयर इज एन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। स्टूडेंट्स अगर किसी पार्टनर की मौत हो जाए या वो छोड़ के चला जाए, रिटायरमेंट ले ले किसी पार्टनरशिप फर्म से, तब आपको गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ये आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। देखिए इसलिए स्टूडेंट्स ये गुडविल का टॉपिक इतना जरूरी है, यहाँ समझ लीजिए। आने वाले आपके चैप्टर्स काफी इजी हो जाएंगे। जो बच्चा यहाँ गुडविल से चैप्टर से कॉम्प्रोमाइज कर देगा, अच्छे से नहीं पढ़ेगा, ये आने वाले चैप्टर में उसको प्रॉब्लम आने वाली है। फोर्थ जो स्टूडेंट्स नीड का जो रीजन है, इसका जो कारण है, वो है जी आपका व्हेन फर्म इज सोल्ड। जब स्टूडेंट्स आप अपनी फर्म को बेच देंगे तो उस टाइम पे फर्म की जो रेपुटेशन, उसकी गुडविल, उसकी जो इमेज जो फर्म ने अर्न की है इतने सारे टाइम में, उस टाइम पे आपको ये कैलकुलेट करनी होगी जब फर्म बिकेगी। और फिफ्थ जो स्टूडेंट्स पॉइंट है, व्हेन a firm is amalgamated with the another firm। स्टूडेंट्स जब दो फर्म मिलके, अलग अलग जो दो फर्म थी वो मिलके स्टूडेंट्स एक साथ बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो उसको हम कहते हैं क्या? एमलगमेशन। यानी दो फर्म क्या हो जाए? ज्वाइन कर ले। एक है आपकी एक्स लिमिटेड फर्म, एक है वाई लिमिटेड फर्म। दोनों ने डिसाइड किया कि अब से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो क्या बन गया? एक्स एंड वाई लिमिटेड फर्म, है ना, उसका नाम बन गया। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स आपको जब ये एमलगमेशन होगा, जब ये ज्वाइन करेंगे एक साथ मिलके, तो आपको इनकी गुडविल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी। तो ये स्टूडेंट्स 5 इंपॉर्टेंट नीड है जिसकी वजह से हमें गुडविल की वैल्यूएशन का पता करना ही करना होगा। अब गुडविल की वैल्यूएशन का कैसे पता करें, उसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये जानना जरूरी है कि गुडविल कितने टाइप की है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम टाइप्स ऑफ गुडविल डिस्कस करेंगे, पहले आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब चलिए डिस्कस करते हैं आपकी गुडविल कितने टाइप्स की है। आप टाइप्स ऑफ गुडविल कहिए या फिर आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल्स, दोनों की एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में गुडविल 2 टाइप्स की है। गुडविल्स को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहली है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं जी परचेज्ड गुडविल। एक है आपकी परचेज्ड गुडविल और सेकंड है स्टूडेंट्स आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी अपने दम पे जो गुडविल बनाई गई है। या फिर मैं इसका एक दूसरा नाम भी है, कुछ बुक्स में इसे इनहेरेंट गुडविल भी कहा जाता है। क्या? इनहेरेंट गुडविल। और कुछ बुक्स में स्टूडेंट्स इसको नॉन परचेज्ड गुडविल भी कहा गया है। तो चलिए जी डिफरेंस समझिए, पहले ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ये सेकंड वाले, सबसे पहले सेकंड जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। ये जो गुडविल है स्टूडेंट्स, ये बनाई जाती है, इट इज जनरेटेड, यह जनरेट की जाएगी वाया होनेस्टी, ईमानदारी से, मेहनत से, डेडिकेशन से, ऑफ एन ऑनर। स्टूडेंट्स जब एक फर्म लंबे समय तक पूरे जी जान से अपना क्या लगा दे, यहाँ पे अपना ब्लड, पूरा खून लगा दे, पसीना लगा दे, स्वेट लगा दे, अपनी जी जान, अपनी मेहनत लगा दे, ठीक है, अपना हार्ड वर्क लगाए,
तो स्टूडेंट्स उसके बेसिस पे लंबे टाइम तक होनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से, होनेस्टी से काम करे, पूरे डेडिकेशन से काम करे, तो धीरे धीरे क्या होगा, कस्टमर स्टूडेंट्स इस फर्म के पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। कस्टमर्स आएंगे, धीरे धीरे आकर्षित होंगे, इस फर्म के लॉयल्टी को देखेंगे, तो कस्टमर्स भी लॉयल होंगे तो कस्टमर्स गुड्स को खरीदेंगे, सर्विसेज को अवेल करेंगे, तो फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो धीरे धीरे फर्म की इमेज बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, फर्म की कहते हैं गुड नेम, बहुत अच्छा नाम हो जाएगा मार्केट में, तो इसकी गुडविल बन जाएगी। तो ये गुडविल स्टूडेंट्स जो ओनर है उसकी मेहनत की वजह से बनी है, उसने मेहनत करी, जी जान लगाई। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोचिंग सेंटर मेरा है, कोचिंग सेंटर को चाहता हूँ मैं बड़ा बनाऊँ, वो कैसे बनेगा, जब मैं जी जान से पूरी डेडिकेशन से यहाँ पे काम करूँगा, तभी मेरा कोचिंग सेंटर मेरा ये चल पाएगा। तो ये स्टूडेंट्स जब धीरे धीरे मेरा कोचिंग सेंटर चलेगा, स्टूडेंट्स के बीच में मेरा नाम होगा, तो स्टूडेंट्स के बीच में मेरी गुडविल क्रिएट होगी, मेरी एक ब्रांड वैल्यू बन जाएगी, मेरी ये जो कोचिंग सेंटर है, मेरी जो अब ये फर्म है, ये बहुत बड़ी बनेगी और बड़ी बनेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह की गुडविल को हम कहते हैं क्या, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या फिर कहिए आप इनहेरेंट गुडविल, या फिर नॉन परचेज गुडविल। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपकी ये वाली परचेज्ड गुडविल। यानी स्टूडेंट्स जब आप किसी ऐसे बिजनेस को खरीदते हैं जिसकी पहले से गुडविल बनी हुई है, मान लीजिए एक अल्फा लिमिटेड कंपनी है और वो टाटा के पास चला गया कि मैं टाटा कंपनी को खरीदूंगा, बैग भर के पैसों का लेके चला गया टाटा के पास, तो स्टूडेंट्स टाटा कंपनी को तो खरीदेगा ही खरीदेगा, साथ में उसकी गुडविल भी उसके पास आएगी। तो इस तरह की गुडविल को हम कहते हैं क्या, परचेज्ड गुडविल। स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जिसका नाम क्या था, 26। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि सिर्फ ये जो परचेज गुडविल है, ओनली परचेज्ड गुडविल, सिर्फ जो गुडविल स्टूडेंट्स आपने खरीद ली, यानी जिस फर्म को आपने खरीद लिया उसके साथ उसकी गुडविल की भी आपने पेमेंट की है, उसके लिए वैल्यू निकाली है, विल बी रिकॉर्डेड, वही गुडविल की वैल्यू ही आपको रिकॉर्ड करनी है, किसमें, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ आपने जब फर्म खरीदी तो फर्म स्टूडेंट्स परचेज करते टाइम आपने उसकी गुडविल की भी वैल्यू कैलकुलेट की है। मैंने बताया ना अभी आपको जब नेचर्स पढ़ा था कि जब फर्म को बेचा जाएगा तब उसकी गुडविल की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो जो वैल्यू आएगी वही आपको अपनी अकाउंट्स की जो बुक्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट है उसके अंदर रिकॉर्ड करनी है। और यही स्टूडेंट्स ये जो आपका केस नंबर 2 गुडविल नंबर 2 है, इसकी जो टाइप, इसके अंदर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, 26। ये कहता है कि क्योंकि ये गुडविल क्या है, आप इस गुडविल के अंदर आपका खून, आपका पसीना, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका जुनून, ये सारा कुछ लगा है। आपने नींद त्यागी, अपना चैन त्यागा, घर बार त्याग दिया, बस आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, जी जान से आपने बिजनेस को बढ़ाया है। तो इस तरह की गुडविल को आप कैसे मापेंगे, कैसे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट करोगे, आप अपने खून पसीने की कीमत कैसे लगाएंगे, इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये अनमोल है बिल्कुल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि ये जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, याद रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बस ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स की, याद रखना हमेशा। अगर क्वेश्चन आए ना कि कौन सी गुडविल आप अपने अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, तो आपको जवाब देना है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसकी आप कीमत, उसका मोल नहीं लगा सकते, आपकी मेहनत का आपसे कोई भी आपकी वैल्यू को नहीं लगा सकता, आपकी कीमत नहीं लगा सकता जो आपने मेहनत इसके पीछे की है। ये इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो परचेज गुडविल है, तो परचेज स्टूडेंट्स आपने ये गुडविल जब परचेज किए तो इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा, बिल्कुल है स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूले में परचेज गुडविल का फॉर्मूला आप लिखेंगे, परचेज्ड गुडविल इज इक्वल टू स्टूडेंट्स परचेज कंसिडरेशन में से, ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, अरे जितने रुपए में आप किसी फर्म को खरीदते हो, आपने सौदा किया ना, जितने रुपए में भी आपने तय किया, परचेज कंसिडरेशन में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेट एसेट्स को। तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं क्या, परचेज गुडविल। ये इंपॉर्टेंट बात है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब जितने रुपए में एक फर्म ने डिसाइड किया कि मैं दूसरी फर्म को खरीद लूंगा, वो हुआ परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स का मतलब जितने भी आपने फर्म के साथ में, जब आपने उस फर्म को खरीदा तो उसके एसेट्स भी अब आपके हुए, उसकी लाइबिलिटीज भी आपकी हुई। एसेट्स में से लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा, आपका नेट एसेट्स कहलाएगा। और इस परचेज कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स जो वैल्यू आएगी वो आपकी परचेज गुडविल कहलाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ प्रैक्टिकल आपका कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से बिल्कुल बिल्डअप हो जाएगा। मैं कहता हूँ जी, एक्स लिमिटेड इज परचेज्ड बाय वाई लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसिडरेशन of rupees 10 लाख। देखिए यहां कहा गया है, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड ने स्टूडेंट्स एक्स लिमिटेड को खरीद लिया। कितने रुपए में खरीदा, 10 लाख रुपए में। यानी उनका जो सौदा हुआ है, परचेज कंसिडरेशन कितने रुपए में हुई है, 10 लाख रुपीज में हुई है। फिर कहा गया है स्टूडेंट्स, Y Limited also took over या take over the following क्या क्या स्टूडेंट्स, फर्म के एसेट्स थे जब ये खरीदा, तो ये भी सारे किसके होंगे, वाई लिमिटेड के। क्या क्या एसेट्स थे, मैं कहता हूं जी, यहाँ पे फर्म के पास बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग है फर्म के पास 2 लाख रुपए की। फर्म के पास मशीन है 4 लाख रुपए की। फर्म के पास डेटर्स है 3 लाख रुपए के। उसके पास स्टूडेंट्स लाइबिलिटीज भी हैं। फर्म की जो लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है, वो है क्रेडिटर्स। फर्म के क्रेडिटर्स कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 लाख रुपए के। तो ये अब आपने खरीद लिया, वाई लिमिटेड ने, ये सारी चीजें भी वाई लिमिटेड की होंगी जब उसने एक्स लिमिटेड को खरीदा है। तो स्टूडेंट्स अब आपसे कहा है कि आप क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए गुडविल को, जो अमाउंट है गुडविल की उसको, एंड पास द जर्नल एंट्रीज, और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को भी पास कीजिए। चलिए जी करते हैं स्टूडेंट्स फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व। इससे आपका ये जो कंसेप्ट है ना परचेज गुडविल वाला, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए, आपको फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स हमारा परचेज गुडविल का, परचेज कंसिडरेशन माइनस में नेट एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन सौदा कितने रुपए का हुआ है, 10 लाख रुपए का। तो मैं यहाँ 10 लाख रुपीज लिख दूं, ये लीजिए जी 10 लाख रुपीज आ गया आपका परचेज कंसिडरेशन में से। अब माइनस करना है नेट एसेट्स। देखिए नेट एसेट्स का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट्स आप निकालेंगे, जितने भी आपके एसेट्स हैं उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लाइबिलिटीज को। तो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू क्या क्या है, 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख, 4 3 7 8 9,
ये हुए 9 लाख रुपीस के। और लाइबिलिटी स्टूडेंट्स कितने रुपए की है, क्रेडिटर सिर्फ 2 लाख रुपए की। तो आपके नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी आई, 7 लाख रुपीस। तो 10 लाख में से स्टूडेंट्स जब आप 7 लाख रुपए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कितना स्टूडेंट्स आपकी अब ये जो परचेज गुडविल आई ये है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो वाई लिमिटेड है ये खुशी खुशी अपने घर पे गया, वाई लिमिटेड खुशी खुशी अपने घर पे गया। इसने खुशखबरी दी। क्या खुशखबरी दी, वाई लिमिटेड ने कहा अपनी फैमिली को कि देखो देखो मैंने क्या किया, एक कंपनी थी जिसका नाम था एक्स, उस कंपनी को मैंने खरीद लिया। कितने रुपए में खरीदा, 10 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए में मैंने उस कंपनी को खरीद लिया। लेकिन जब इस वाई लिमिटेड के जो मैनेजर्स बैठे थे वो सभी मैनेजर्स ने कैलकुलेट किया, जब एसेट्स में से लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट किया तो उन्होंने कहा अरे ये कंपनी तो 7 लाख रुपए की थी। जब एसेट्स में से लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट किया, नेट एसेट्स, आप इसको नेट एसेट्स कहिए या नेट वर्थ कहिए, एक ही बात है। यहां मैं कहता हूं नेटवर्थ, उस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, वो कहते हैं जी ये तो सिर्फ 7 लाख रुपीस की थी। मतलब आपने 7 लाख रुपए की एक कंपनी थी उसको 10 लाख रुपए में खरीद लिया, ऐसे कैसे कर दिया। तो वाई लिमिटेड कहता है अपने मैनेजर्स को, कहता है अरे ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी थी, इस कंपनी का बहुत नाम है, कस्टमर्स को बहुत पसंद है ये कंपनी, आंख बंद करके इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो मैंने जो ये 10 लाख रुपए में खरीदी है, ये कंपनी के साथ साथ ये एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ साथ इस कंपनी के हमारे पास और क्या आएंगे, कस्टमर्स भी आएंगे। इस कंपनी के हमारे पास क्या आएंगे, कस्टमर्स। और उन कस्टमर्स के लिए मैंने क्या किया है, एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए की पेमेंट की है। और ये 3 लाख रुपए स्टूडेंट्स क्यों स्टूडेंट्स पेमेंट हुई, क्योंकि कस्टमर्स इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा थे। कस्टमर्स किस लिए स्टूडेंट्स इस कंपनी के तरफ आकर्षित थे, इस कंपनी की तरफ अट्रैक्टिव थे, इन्फ्लुएंस इतने ज्यादा क्यों थे, क्योंकि स्टूडेंट्स इस कंपनी की बहुत अच्छी क्या थी, गुडविल थी। उस गुडविल के लिए एक्स्ट्रा कितने रुपए पे किए गए, 3 लाख रुपीस पे किए गए। तो ये रीजन है स्टूडेंट्स आपका गुडविल को कैलकुलेट करने का, इसी को हम कहते हैं क्या, परचेज गुडविल। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब स्टूडेंट्स बिल्ड आपके एसेट्स है, एसेट्स को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो अब आप जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली एंट्री करेंगे क्या क्या है, बिल्डिंग। तो आपको करना है क्या, बिल्डिंग अकाउंट। ये जर्नल एंट्री क्यों करवा रहा हूं अभी आपको सिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की, ऐसे करो। उसके बाद आप लिखिए मशीन, मशीन अकाउंट को फिर से क्या करना है आपको, डेबिट कितने रुपए की, आपके हैं 4 लाख रुपए के। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डेटर्स, डेटर्स भी आपके एसेट है, डेटर्स अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कितने रुपए से, ये हुए आपके 3 लाख रुपए से। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको थोड़ी सी जगह छोड़नी है और फिर आप करेंगे यहाँ पे क्रेडिट टू, किसको, क्रेडिटर्स को। लाइबिलिटीज को स्टूडेंट्स हमेशा क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिटर्स कितने रुपए के, 2, क्रेडिटर्स अकाउंट ये है 2 लाख रुपीज के। और स्टूडेंट्स उसके बाद आपको लिखना है क्या, आपने ये किससे खरीदी है, वाई लिमिटेड ने स्टूडेंट्स इसको खरीदा है एक्स लिमिटेड से। तो आप यहां पे लिखेंगे टू एक्स लिमिटेड। और स्टूडेंट्स कितने रुपए लिखने हैं, जितने रुपए का भी स्टूडेंट्स आपने क्या किया था, सौदा किया था, यानी परचेज कंसिडरेशन। यहां मैं आपको नीचे इसके बता देता हूं या ब्रैकेट में यही बता देता हूं, ये अमाउंट है आपकी परचेज कंसिडरेशन के लिए। परचेज कंसिडरेशन कितने रुपए की, 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीज। तो अब स्टूडेंट्स देखो, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल करो। देखो डेबिट साइड का टोटल कितना आया, 4, 3, 7 और 2, 9 लाख। इन तीनों का टोटल कितना है, 9 लाख। और स्टूडेंट्स यहाँ इन दोनों का टोटल कितना है, 10 और 2, 12 लाख। तो स्टूडेंट्स अब डिफरेंस कहाँ आएगा,
3 लाख रुपए का डिफरेंस है वो आपको लिखना है कहाँ, एसेट्स में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, गुडविल क्या है आपका एक इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट है, एसेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये जो गुडविल आया स्टूडेंट्स, ये आया आपका क्या, बैलेंसिंग फिगर, गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए स्टूडेंट्स, कितना डिफरेंस है 9 लाख और 12 लाख में, 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपीज का। और ये क्या है स्टूडेंट्स आपका बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, बाद में उसको पैसे भी देने हैं, है ना, अरे एक्स लिमिटेड को पैसे भी देने हैं। तो पैसे देने हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे, आपको एंट्री करनी है स्टूडेंट्स, सेकंड एंट्री होगी आपकी, आपने एक्स लिमिटेड को पैसे देने हैं। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए, 10 लाख रुपीज। बस ये पेमेंट कर दो, ये आपका काम खत्म। चलिए जी, अब से ये आपके एसेट्स भी आपके पास आए, एक्स लिमिटेड की आपके पास लाइबिलिटीज भी आई, और स्टूडेंट्स एक्स लिमिटेड की गुडविल भी किसके पास आई है, वाई लिमिटेड के पास। और इसकी वैल्यू क्या है, 3 लाख रुपीज। ये हमने कैसे कैलकुलेट करी, इस फॉर्मूले की मदद से, जहां पे फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसिडरेशन, यानी जितने रुपए का भी सौदा हुआ है, कितने रुपए का हुआ है, 10 लाख रुपए का, उसमें से क्या लेस कर दो, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका नेट एसेट्स आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स, और काफी इजी भी था। चैप्टर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, ये तो एक सिंपल सा टॉपिक था, क्योंकि ये इसका स्टूडेंट्स दायरा इतना बड़ा है, आने वाले चैप्टर्स को भी स्टूडेंट्स ये अफेक्ट करता है, तो इसलिए अलग से एक चैप्टर के रूप में आपको समझाया जा रहा है। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गुडविल पहले एक टॉपिक था, उसके बाद इसको एक चैप्टर में कन्वर्ट किया गया। उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि गुडविल की नीड क्यों है, आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, उसमें हर जगह आपको गुडविल का यूज मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने गुडविल को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो सीखा। गुडविल कितने टाइप्स की है ये देखा। ये सब आपने थ्योरी से रिलेटेड इसका ओवरव्यू आपको अब तक मिल चुका है। आज मैं स्टूडेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, वो होगा आपका मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो गारंटीड है कि इसी टॉपिक में से आने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझना। टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। जब एक फर्म स्टूडेंट्स दूसरी फर्म को खरीदने का डिसीजन लेती है, तो उसके बाद वो पेमेंट करती है अलग से किस चीज की, गुडविल की। तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए कुछ मेथड्स आपके सिलेबस में बताए गए। मेनली स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स हैं। कौन से चलिए जी सीखते हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट्स मेथड रहेगा उसको कहते हैं हम क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के हिसाब से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स ज्यादातर बच्चे इस मेथड में रट्टा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मैं विद कंसेप्ट आपको ये समझाने जा रहा हूं, ताकि रट्टे की जरूरत ना पड़े आपको, रट्टाफिकेशन वाले स्टूडेंट्स ना बने। सेकंड जो मेथड होगा उसका नाम है स्टूडेंट्स आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपका सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल इजी है, ना आपको इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर जो स्टूडेंट्स आपका थर्ड मेथड रहेगा गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करने का, उसका नाम है आपका
कैपिटलाइजेशन मेथड। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मेथड है, इसके भी कुछ टाइप्स हैं आगे, क्या क्या अभी हम डिस्कस करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड, चलिए जी, मतलब सबसे आसान अब तक कौन सा मेथड है इनमें से? सुपर प्रॉफिट वाला। बाकी तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी। अब स्टूडेंट्स, ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये फर्दर आपके टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन से? सबसे पहला जो स्टूडेंट्स इसका मेथड रहेगा वो होगा आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। और जो स्टूडेंट्स सेकंड जो टाइप रहने वाली है उसका नाम होगा आपका वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें काफी वेट्स दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। कैसे करना है चलिए सीखेंगे। सुपर प्रॉफिट के कोई मेथड नहीं है, ये बस अपने आप में ही एक पूरा आपका एक मेथड है। उसके कैपिटलाइजेशन मेथड के फर्दर आपको दो मेथड्स, इसके दो पार्ट्स और हैं जो आपको पढ़ने हैं हमारे यहाँ पे। देखो, याद करने का सिंपल तरीका कैपिटलाइजेशन मेथड की, यहाँ क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला मेथड। तो इसका जो स्टूडेंट्स पहला मेथड होगा कैपिटलाइजेशन का, उसको आप लिखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखा कितना आसान है, याद करना बिल्कुल इजी रहेगा। और फिर जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बार बार तो परमानेंट आपके माइंड में ये रिटेन कर जाएंगे। और सेकंड स्टूडेंट्स रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स अब तक आप सीक्वेंस से समझ गए होंगे, यानी ये मेथड्स को आपको सीक्वेंस से पढ़ना है। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ेंगे, उसके दो टाइप्स देखेंगे, कैसे हम उनके बेसिस पे गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड को पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में, जहां पे आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को पढ़ना है। तो चलिए फटाफट आप स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, चलिए इसे पहले नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं अब हमारे सबसे पहले मेथड, जिसका नाम है स्टूडेंट्स क्या? आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन तीन मेथड्स में से स्टूडेंट्स मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूं, क्वेश्चन आपका ज्यादातर हर बार इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में से ही पूछा जाता है। जितना सिंपल ये आपको देखने में लग रहा है, उतना ही स्टूडेंट्स ये टेक्निकल भी है। ज्यादातर बच्चे इसमें रट्टाफिकेशन को ज्यादा इस पे फोकस करते हैं, कंसेप्ट को नहीं समझते। आप कंसेप्ट को समझिए, रट्टा मत मारना। मैं एक एक चीज आपको समझाने वाला हूँ, क्या सीखिए स्टूडेंट्स। एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से आपको अगर गुडविल को कैलकुलेट करना है तो गुडविल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला देखिए, आपको सबसे पहले निकालना है एवरेज प्रॉफिट। किसी भी फर्म का एवरेज प्रॉफिट निकालिए, फिर उस एवरेज प्रॉफिट को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नंबर, याद रखना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। बस आपकी क्या आ जाएगी? गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। और एवरेज प्रॉफिट को स्टूडेंट्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है जी आपका
टोटल प्रॉफिट्स टोटल प्रॉफिट को स्टूडेंट जब आप किससे डिवाइड कर देंगे, आपके नंबर ऑफ ईयर्स, बस तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स कि ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है ये बताइए जरा। चलिए ध्यान से इसका मीनिंग लिखवाने वाला हूं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसका जो मीनिंग आप लिखिए स्टूडेंट्स कि जो खरीदने वाली फर्म है, बायर फर्म, मैं कहता हूं बायर फर्म, ये एक्सपेक्ट करती है टू अर्न सिमिलर एवरेज प्रॉफिट, सिमिलर एवरेज प्रॉफिट that the seller firm earn up to the expected number of years। देखिए क्या इसका मीनिंग है, क्या है ये सब कुछ अभी डिटेल में समझाऊंगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्या मैं बात कहना चाहता हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपकी एक कंपनी है जो है आपकी टाटा लिमिटेड, ये है जी आपकी टाटा। टाटा ने डिसाइड किया कि वो एक कंपनी को खरीदेगी जिसका क्या नाम रखे हम, ये कंपनी का नाम है जी एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड को। अच्छी बात है, टाटा गए एक्स के पास, उन्होंने कहा जी एक्स जी हम आपकी कंपनी खरीदना चाहते हैं। एक्स ने कहा बिल्कुल हम तो रेडी है बेचने के लिए। तो एक्स कहता है आप मुझे एक बात बताइए टाटा जी, आप मुझे गुडविल के कितने पैसे देंगे, है ना। मेरी गुडविल, मैंने जो ब्रांड वैल्यू बना रखी है, एक्स लिमिटेड का काफी नाम हो गया है, काफी इसके कस्टमर्स हैं, दूर दूर तक लोग इसको जानते हैं। टाटा काफी प्रभावित हुआ, टाटा को लगा कि अरे मुझे ये खरीद लेनी चाहिए, कल को मेरी कॉम्पिटिटर ना बन जाए, उससे पहले मैं इसको खरीद ही लेता हूँ। तो एक्स ने कहा कि जी मेरी गुडविल की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाटा ने कहा जी मैं जो मेथड एडॉप्ट करूंगा आपकी गुडविल की वैल्यू का पता लगाने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, उसका नाम होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट की मदद से मैं आपका गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और उसकी पेमेंट आपको कर दूंगा। एक्स कहता है ठीक है। तो अब टाटा पूछते हैं एक्स से कि एक्स जी आप बताइए कि आपके पिछले सालों में कितने प्रॉफिट रहे। तो एक्स कहता है, देखिए एक्स कहता है जी पिछले 2020 में मेरा जो प्रॉफिट रहा है वो था कितना, ये कहता है जी 15,000 रुपए। उसके बाद जब 2021 आया तब मेरा प्रॉफिट बढ़ के हो गया 20,000 रुपीज। उसके बाद 2022 आया तो मेरा प्रॉफिट हो गया जी 25,000 रुपीज। और अब स्टूडेंट्स ये साल खत्म हुआ ही था, 1 तारीख आई थी, टाटा जी पहुंच गए एक्स को खरीदने के लिए। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे आपको ये क्या है, आपको प्रॉफिट्स दिए गए हैं, आपको प्रॉफिट दे दिए गए किसके, एक्स के। तो इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स अब आप निकालेंगे जी एवरेज प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, इन तीनों ही टोटल प्रॉफिट का टोटल कीजिए, टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए। और इस 60,000 को स्टूडेंट्स आपको क्या डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने साल का ये प्रॉफिट है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो इसको स्टूडेंट्स जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज।
ये क्या आया स्टूडेंट्स आपका एवरेज प्रॉफिट। तो अब स्टूडेंट्स टाटा कहता है, देखो टाटा जी यहाँ पे, ये हमारे टाटा जी है, रतन टाटा जी, ये यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यार अगर एक्स, ये जो कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये लगभग लगभग मान लो कि 20,000 रुपए पर एनम, यानी हर साल ये 20,000 रुपए कमा रही है। तो अगर मैं ये कंपनी खरीद लेता हूं तो मैं भी 20,000 रुपए का प्रॉफिट कितने सालों तक कमाऊंगा, मुझे कितने सालों तक यही एवरेज प्रॉफिट होता रहेगा। ये टाटा जी सोचते हैं और इनको लगता है कि मुझे ये प्रॉफिट आने वाले 4 साल तक, आने वाले कितने ईयर्स तक, ये हुआ 1 ईयर, ये हुआ 2 ईयर, ये हुआ 3 ईयर और ये रहा 4 ईयर, यानी 4 साल तक यही प्रॉफिट, यही सेम प्रॉफिट मैं भी कमाऊंगा। पहले साल में भी, आने वाला साल कौन सा है 2023, फिर 2024, 2025 और 2026। मुझे भी क्या होगा 2023 में कितना प्रॉफिट होगा, मुझे भी 20,000 रुपए होगा। तो वो क्या करेंगे, ये 20,000 को एज्यूम करते कि 20,000 रुपए इस साल में कमाऊंगा एवरेज, 24 में भी 20,000 रुपए होगा मुझे प्रॉफिट, 25 में भी मुझे 20,000 रुपए प्रॉफिट होगा और 26 में भी मुझे 20,000 रुपए ही प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर इन्होंने एक्स को खरीदा है तो एक्स के कस्टमर अभी भी लॉयल तो एक्स लिमिटेड की तरफ ही है ना, इसका ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि कस्टमर इसके पास खींचे आते हैं। तो आने वाले 4 साल तक वही कस्टमर बार बार आएंगे और बार बार आएंगे, तो लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए इनको भी प्रॉफिट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने आपको लिखा है, ये आपका जो फॉर्मूले का ये जो सेकंड पोर्शन है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसका मीनिंग मैंने क्या कहा है कि बायर फर्म कौन है, टाटा। टाटा ये अनुमान लगा रहे हैं कि उन्हें भी उतना ही एवरेज प्रॉफिट होगा जितना कि किसको हो रहा है, जो सेलर फर्म है। सेलर फर्म कौन, एक्स को एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है 20,000 रुपए। तो उनको भी लगता है कि उनको भी 20,000 रुपए का ही एवरेज प्रॉफिट होगा और वो इसको कमाएंगे आने वाले एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी जितने साल तक स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, खरीदने के बाद आने वाले इतने सालों तक उन्हें भी इतना प्रॉफिट होने वाला है। तो अब कितने सालों के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने सोचा, ये है जी उनके साल कितने 1 2 3 4 4 ईयर्स। ये 4 ईयर्स स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, अब आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बस अब आपको क्या करना है, ये एवरेज प्रॉफिट 20,000 को क्या करो मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब जो आपकी गुडविल की वैल्यू आएगी, तो ये गुडविल के लिए कितनी पेमेंट करेंगे वो 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए की पेमेंट किसको की जाएगी, एक्स लिमिटेड को, किसके लिए, एज ए गुडविल की। तो गुडविल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की 80,000। देखो 20,000 रुपए पहले साल, 20 दूसरा, 20 तीसरा, 20 फोर्थ ईयर, तो टोटल मिलाएंगे तो कितना हुआ 80,000 रुपए। बस यही है स्टूडेंट्स आपका क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पे हम जो फर्म जिसको खरीदा गया है, यानी जो बिकाऊ फर्म थी है ना, सॉरी सोल्ड आउट जो फर्म है एक्स लिमिटेड, उसका आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फिर जो फर्म खरीदने वाली है यानी बायर फर्म है, वो ये सोचेगी कि यही एवरेज प्रॉफिट मैं कितने साल तक कमाऊं, वो जितने साल तक का सोच रही है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बस जो एवरेज प्रॉफिट किसका है एक्स लिमिटेड का, उसको मल्टीप्लाई कर दो जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जितना सोचा है किसने, टाटा लिमिटेड ने, उससे मल्टीप्लाई कर दो उतने सालों तक, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और आपका आ जाएगा गुडविल, और वही गुडविल की स्टूडेंट्स आपको पेमेंट करनी है किसको, एक्स लिमिटेड को। बस इतना आसान था स्टूडेंट्स आपका ये मेथड। तो क्या ये इतना इजी मेथड नहीं,
इतना आसान नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। एक छोटा सा स्टूडेंट्स वर्ड देखिए क्या, यहाँ आपको इस एवरेज प्रॉफिट का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं, ध्यान से देखना, इस एवरेज प्रॉफिट को हम कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये क्या है स्टूडेंट्स? इस एवरेज प्रॉफिट का दूसरा नाम है। यानी आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहे या एवरेज प्रॉफिट कहे, एक ही बात है। लेकिन ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, बड़े बड़े बच्चों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, कानों से खून निकलता है, शरीर में से धुआं निकलने लग जाता है जब भी वो इस फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्या इसका रीजन है? अभी आपको डिस्कस करेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आखिर है क्या, किस बला का ये नाम। चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब समझते हैं आपका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यही स्टूडेंट्स आपका ये जो फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सारा का सारा खेल इसी टॉपिक पे डिपेंड करता है कि ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस आपको आज यही समझना है। तो देखो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ। कौन सी कंपनी थी? टाटा लिमिटेड। ये आई जी हमारी टाटा। टाटा ने पूछा किससे? कंपनी का नाम रख देते हैं टाटा। ये लीजिए, टाटा खरीदने गई किसको? कंपनी का नाम है जी आपकी एक्स लिमिटेड। ये रही जी हमारी कंपनी जिसका नाम था एक्स लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स जब इससे पूछा गया कि आपके एवरेज प्रॉफिट बताइए, तो इस कंपनी ने कहा कि 2020, 2021 और 2022 इस साल मेरे जो प्रॉफिट थे वो प्रॉफिट कितना था? यहाँ 15,000 रुपये। 2021 में कितना था? 20,000 रुपये। और 2022 में कितना? 25,000 रुपये। टाटा को थोड़ा शक हुआ इसके ऊपर, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और सेम रेट में बढ़ रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये जो प्रॉफिट बताया गया इसके ऊपर हुआ इनको शक कि ये इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो जब जांच की गई तो पता चला ये जो हमारा एक्स लिमिटेड में जो हमारा व्यक्ति है ना, एक्स ओनर स्टूडेंट्स गया एक बार कहाँ पे? ट्रिप पे। ये गया स्टूडेंट्स कहीं पे घूमने के लिए फॉरेन में। मान लीजिए कि ये गया है स्विट्जरलैंड। सन 2020 में एक्स गया स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के अंदर स्टूडेंट्स ये घूमते घूमते वहां पे कोई एक टूरिस्ट स्पॉट था, वहां गया हुआ था। वहां पे अचानक स्टूडेंट्स इसका हो गया एक्सीडेंट हो गया। तो इसने की लड़ाई की। इसने कहा कि देख मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा, तूने एक फॉरेन व्यक्ति के ऊपर, मैं इंडिया से आया, मैं इतना बड़ा फर्म का मालिक हूँ, मैं बहुत बड़ा टाइकून हूँ, एक्स लिमिटेड नाम की मेरी फर्म है, तूने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, ये और इसकी होगी उसके साथ लड़ाई। वो बेचारा दूसरा शरीफ सा व्यक्ति था, उसने क्या कहा जी चलो जी थोड़ा सा ना सेटलमेंट कर लेते हैं। और एक्स लिमिटेड ने क्या कहा कि देख कोई सेटलमेंट की बात नहीं, जितने तेरे पास पैसे हैं सारे मुझे दे दिए। एक्स लिमिटेड गया, उसकी गाड़ी खोली और गाड़ी के अंदर से एक्स लिमिटेड ने 3,000 रुपये निकाल लिए। और एक्स लिमिटेड वो निकाल के और कहाँ आ गया? वापस इंडिया में। और एक्स लिमिटेड ने इंडिया में आके पता क्या कहा? अरे मुझे तो प्रॉफिट हुआ, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और उसने स्टूडेंट्स ये जो वो स्विट्जरलैंड में एक्सीडेंट हुआ जिसने धक्के से इसने क्या किया, एक तरह से चोरी की, ये चुरा के ही लाया उस व्यक्ति से। चोरी का ये तो डाका था, इसने तो डकैती की है, गुंडागर्दी की। और उसने क्या किया स्टूडेंट्स, वो जो पैसे वो कहां से लाया? एज ए
डाका, मैं कहता हूं डाका मारा, डकैती, डकैती। चलिए ये एक डकैत है, एक्स हम मान के चलते हैं, और इसने कितने रुपए स्टूडेंट्स लेके आया, 3000 रुपए। और ये 3000 रुपए भी स्टूडेंट्स क्या है, आपके इस 2020 के प्रॉफिट में इंक्लूड है। ये 3000 रुपए ऐड करने के ही बाद क्या आया है, 15,000 रुपए का प्रॉफिट आया। तो अब एक बात बताइए, क्या टाटा जी, ये जो रतन टाटा है, क्या ये भी ऐसा ही करेंगे स्टूडेंट्स फ्यूचर में? क्योंकि ये जो एवरेज प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट किया था, उसको कैलकुलेट करते वक्त मतलब ये जो डकैती की है, ये जो चोरी की है, ये 3000 रुपए तो उस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है 2020 के। जब टाटा जी अपनी इस कंपनी को खरीदेंगे तो क्या वो भी स्टूडेंट्स ऐसे ही चोरी करेंगे, ऐसे ही डकैती करेंगे, किसी की गाड़ी, किसी की पॉकेट में से पैसे निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो इस प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट सच्चा नहीं है, इसमें 3000 रुपए ये चोरी का, डकैती का पैसा है, वो इन 15,000 में से 3000 रुपए क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहां स्टूडेंट्स 2020 में इनके लिए स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 12,000 रुपए। ये क्या कहेंगे, ये तो 12,000 रुपए एक्चुअल प्रॉफिट है। ये 3000 रुपए तो आपको क्या हुआ, एक तरह से एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन है। ये तो आपने चोरी की यार, अब कोई चोरी करके पैसे लिया है, वो कहता मुझे प्रॉफिट हुआ। कोई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद पैसे उसके घर से उठा लाया, कहता मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, उसी पैसे को जोड़ देगा। किसी ने ड्रग्स बेची, ड्रग्स बेच के पैसा आ रहा है, उसको अपने बिजनेस का प्रॉफिट दिखा रहा है। बिजनेस किस चीज का, इनका दोनों का स्टील बेचने का। ये दोनों ही क्या बेचते हैं, स्टील। तो स्टूडेंट स्टील बेच के जितना प्रॉफिट हुआ ना, वही प्रॉफिट आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो भी प्रॉफिट होता है, बस उसी को आपको इंक्लूड करना है। ये क्या है स्टूडेंट्स, आपने जो डकैती की है, इसको मैं कहता हूं एबनॉर्मल गेन। ये आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है, डकैती हुई है, एबनॉर्मल गेन की वजह से। ड्रग्स का आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ऐसा आप अनविनफुल, आपको पैसा आ जाता है, आपने लॉटरी, आपकी लॉटरी लगी, लॉटरी से आपने पैसा जीत लिया, आपने सट्टा खेला, सट्टा खेल के आप जीत गए, और उससे जो पैसा आया, अब आप कहते हैं अरे मेरा तो प्रॉफिट हो गया, मेरा तो प्रॉफिट हो गया, और आप अपना प्रॉफिट में उस अमाउंट को जोड़ दे। तो स्टूडेंट्स ये पैसा आपको नहीं इंक्लूड करना, इसको हम एबनॉर्मल गेन कहते हैं। कभी भी ये पैसा नहीं जुड़ेगा। तो टाटा क्या करेंगे, इस 3000 रुपए को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना पैसा बचेगा स्टूडेंट्स, आपका प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 12,000 रुपए। पॉइंट नंबर 1, 15,000 से घट के प्रॉफिट कितना हो गया, 12,000 रुपए। चलिए आ जाइए 2021 के अंदर, अगले साल। यहां स्टूडेंट्स अब की बार इनके बिजनेस में लग गई आग। 2021 में आग लग गई। आग लगने की वजह से स्टूडेंट्स इनका काफी नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, सारा का सारा इनके गुड्स जल गए। तो इन्होंने क्या किया, उस एक्सपेंस को, अब आग लगना मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका एबनॉर्मल लॉस। 2021 के अंदर एबनॉर्मल लॉस हुआ है। किस वजह से हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस बाई फायर, आग लगी। और इन्होंने मान लीजिए कितने रुपए का नुकसान हुआ आग लगने की वजह से, इनका हुआ 6,000 रुपए का। तो स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया, 6,000 रुपए अपने प्रॉफिट में से लेस करने के बाद, आग लगने की वजह से इनको लॉस कितना हुआ, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए अपना खर्चा घटाने के बाद इनका प्रॉफिट कितना बचा, 20,000 रुपए। 2020 में कितना आया था, 15। 2021 में कितना हुआ, 20,000। लेकिन इस 20,000 रुपए का जो प्रॉफिट अब की बार इनका आया है, ये जो प्रॉफिट इनके पास आया है, इसमें स्टूडेंट्स 6,000 रुपए एक्सपेंसेस घटाने के बाद आया है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जब टाटा जी इस कंपनी को खरीद लेंगे, क्या स्टूडेंट्स उनको भी आग लगेगी, उनके बिजनेस में भी आग लगेगी अगले साल?
क्या वो भी अपने बिजनेस में ऐसा खर्चा घटाएंगे? वो भी ऐसा मान के चलते हैं कि यार मैं जैसे ही बिजनेस खरीदूंगा मुझे भी आग, मेरे बिजनेस में भी आग लगनी चाहिए, लॉस बाय थेफ्ट होना चाहिए या लॉस बाय फायर होना चाहिए, चोरी हो जाना चाहिए, गोडाउन लूट जाना चाहिए, आग लग जाना चाहिए, भूकंप आ जाना चाहिए, सारा के सारी बिल्डिंग गिर जानी चाहिए, सारी मशीनें टूट जानी चाहिए। क्या ऐसा मान के चलते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया कि वही प्रॉफिट लिया जाएगा जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल सिचुएशन में डे टू डे जो कमाया जाता है उसी की बेसिस पे प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन ये तो एबनॉर्मल लॉस हुआ ना, एबनॉर्मल लॉस को माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना आया? 20,000 रुपए। तो यहां हमारे टाटा जी इस 20,000 में ये जो 6,000 रुपए इसको ऐड कर देंगे, इनके हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट्स? 26,000। एक्चुअल में रियल प्रॉफिट कितना था? 26,000। और ये जो मिलावटी प्रॉफिट है, ये जो झूठा प्रॉफिट है, इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना है? 20,000 रुपए, जो कि एक्स ने अपनी बुक्स में शो किया है। उसके बाद चलिए ये बात होगी। अब स्टूडेंट्स आ गया अगला साल 2022 में, इन्होंने क्या किया था? ये जो गुड्स इनके जल गए ना, 6,000 रुपए के गुड्स जल गए, इन्होंने इसका बीमा करवा रखा था, इंश्योरेंस करवा रखा था। और 2022 के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने, देखिए इंश्योरेंस कंपनी इनके पास आई, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आपका 6,000 रुपए का आपके गुड्स जल गए, आपको लॉस हुआ, और आपने इन गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा था, और इसके बदले हम आपको XG कितने पैसे देंगे? वो कहते हैं 5,000 रुपए। कितने रुपए स्टूडेंट्स इंश्योरेंस के मिलते हैं इनको? 5,000 रुपए। अब स्टूडेंट्स जब ये 5,000 रुपए इनके पास आए, एक्स के पास आए, तो इन्होंने इस 5,000 रुपीज को ऐड करने के बाद प्रॉफिट कितना आया? 25,000 रुपए। इन्होंने क्या किया? ये 5,000 रुपए ऑलरेडी 25,000 में ऐड है, ये 6,000 रुपए ऑलरेडी माइनस है। ये जो स्टूडेंट्स इन्होंने डकैती करके ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, ये ऑलरेडी ऐड था। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे टाटा जी क्या करेंगे। अब ये तो मान के चलते हैं कि अब नॉर्मल वाली सिचुएशन तो होनी नहीं, नॉर्मल चलेगा बिजनेस, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलता है स्टूडेंट्स प्रॉफिट नॉर्मल बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, अब नॉर्मल को हम इंक्लूड नहीं करते। तो अब ये क्या करेंगे? सिचुएशन को फिर से करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? जो स्टूडेंट्स ये जो इम्प्लीकेशन हुई है यहाँ पे, अब इसको सुधारा जाएगा। ये मान के चलते हैं कि जब गुड्स जलेंगे ही नहीं तो बीमा मिलना ही नहीं, बीमा मिलना ही नहीं तो बीमे के पैसे ऐड होने ही नहीं, ऐड होने ही नहीं तो प्रॉफिट कितना आना है? 20,000 रुपए। तो इनके अनुसार स्टूडेंट्स 2022 के अंदर टाटा के अनुसार एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? 20,000 रुपए होना चाहिए था। देखिए कितना फ्रॉड हुआ। यहाँ प्रॉफिट कितना है? 15,000 रुपए। टाटा जी ने जब पता लगाया तो प्रॉफिट कितना मिला एक्चुअल में? 12,000 रुपए। यहाँ एक्स ने 2021 में प्रॉफिट दिखाया 20,000 रुपए। जब टाटा ने पता किया, सब कुछ जांच करवाई, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना था? 26,000 रुपए। यहाँ 2022 में एक्स ने प्रॉफिट दिखाया 25,000 रुपए। जब टाटा ने जांच करवाई इनकी, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना निकला? 20,000 रुपए। और स्टूडेंट्स यहाँ अगर देखें, एक्स ने अपना एवरेज प्रॉफिट कितना बताया था? एक्स का जो एवरेज प्रॉफिट था वो आया था जी, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कहूँ या मैं आपको कहूँ यहाँ टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ टोटल प्रॉफिट स्टूडेंट्स इनका आया तीनों सालों का, ये हुआ आपका 60,000 रुपये। और स्टूडेंट्स यहाँ पे जब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया तो ये आया जी आपका 20 और 20 40 46 58,000 रुपीज, 58,000 रुपए। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये था फर्क। ये क्या है? आपका इनकरेक्ट प्रॉफिट, झूठा प्रॉफिट, और ये है सच्चा प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो कि फ्यूचर के अंदर
मिस्टर टाटा मेंटेन करेंगे। अब मान लीजिए मैं इसमें एक थोड़ी सी और सिचुएशन करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा आपको हटा देता हूं, कुछ और चीजें इसमें जो मैं समझाना चाहता हूं। ये तो हुई जो इन्होंने डकैती की, चोरी की, आग लगी, मतलब जो एक्सपेंस नहीं दिखाने चाहिए थे वो दिखा दिए, जो इनकम नहीं दिखानी चाहिए थी वो इंक्लूड कर दी, ये सारी चीजें तो हुई। अब फ्यूचर के हिसाब से सोचिए कि जब मिस्टर टाटा ने ये बिजनेस खरीदा है और फ्यूचर में वो ये सोच के चलते हैं कि मान लीजिए कि ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स इतना गरीब है कि इनके पास एक बिल्डिंग नहीं थी, कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, तो ये क्या कर रहे थे 2020 में स्टूडेंट्स, इन्होंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली और उस बिल्डिंग के ऊपर कितना किराया दिया इन्होंने, 2000 रुपये। 2000 रुपये क्या दिया स्टूडेंट्स, उन्होंने बिल्डिंग का रेंट किराया दिया। लेकिन जो मिस्टर टाटा है इनके पास तो अपनी बिल्डिंग है, इनके पास तो अपनी बिल्डिंग है। अब स्टूडेंट्स इन्होंने जब 2000 रुपये बिल्डिंग के ऊपर रेंट दिया है तो ये रेंट देने के बाद इनका जो प्रॉफिट कितना बचेगा, इनका प्रॉफिट स्टूडेंट्स अगर ये रेंट देते हैं तो इनका प्रॉफिट ये घट जाएगा। ये कहते हैं मेरा प्रॉफिट तो हुआ 13,000 रुपये, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रेंट देने के बाद, लेकिन टाटा के पास तो अपनी बिल्डिंग है, तो टाटा तो रेंट देने से रहा फ्यूचर के अंदर। तो टाटा कहता है जी ये 2000 रुपये को मैं क्या कर दूंगा, ऐड अपने बिजनेस में नहीं देना तो इसको मैं ऐड कर दूंगा, और ये कितना हो गया बिजनेस, 14,000 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कि यहाँ 2021 के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक एम्प्लॉय को सैलरी देते थे, एक एम्प्लॉय था स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर था। ये क्या कर रहे थे, उस एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे थे, कितने रुपए, वो कहते हैं जी मान लीजिए उसकी सैलरी थी 4,000 रुपये। लेकिन ये मिस्टर टाटा कहते हैं कि जी मैं तो बहुत अच्छा फाइनेंस में, मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं तो बाहर से पढ़ा हूँ, मुझे फाइनेंस मैनेजर रखने की जरूरत नहीं, मैं तो अपना काम खुद करूँगा। अगर ये स्टूडेंट्स अपना काम खुद करेंगे तो क्या ये 6,000 रुपये की पेमेंट करेंगे, 6,000 की पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये क्या करेंगे, 6,000 रुपये को ऐड कर देंगे, अपनी इनकम में इसको ऐड कर देंगे, ये नहीं करेंगे स्टूडेंट्स उसकी पेमेंट, तो इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पेमेंट करने के बाद ये प्रॉफिट आया ना उसके एम्प्लॉय को, यहाँ स्टूडेंट्स पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं। तो ये स्टूडेंट्स सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है कि फ्यूचर में आपको सोचना है किसके बेसिस पे, मिस्टर टाटा की बेसिस पे, यानी ये कौन है, बायर, खरीदने वाले। आपको ये सोचना है कि क्या ये सेम प्रॉफिट मेंटेन कर पाएंगे जो कि एक्स कर रहा था। तो कौन सी सिचुएशन है जो एक्स ने की और वो कौन सी सिचुएशन है जो मिस्टर टाटा या बायर वो नहीं करेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे एम्प्लॉयज रखेगा, यहाँ पे इनको एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं है, अपना काम खुद कर रहे हैं। ये यहाँ पे बिल्डिंग को रेंट पे लेगा, यहाँ इनको बिल्डिंग को रेंट पे लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये स्टूडेंट्स इनके पास अपनी बिल्डिंग है। यहाँ इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखा हुआ है, यहाँ स्टूडेंट्स इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रखने की जरूरत ही नहीं है ना, इन्होंने इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो स्टूडेंट्स ये सारी सिचुएशन को भी आपको ध्यान रखना है जब आप क्या करेंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। ये हुआ कंसेप्ट। यहाँ कंसेप्ट के वाइज मैंने आपको बताया क्या चीजें आपको ऐड करनी है, क्या चीजें सब्ट्रैक्ट करनी है। अब बात आती है रट्टा वाले बच्चे, जो कि सिर्फ रट्टा मारने से मतलब है, उनको नहीं मतलब मैंने क्या समझाया, क्या ऐड करना, क्या लेस करना। वो लास्ट डे पॉकेट के अंदर अपनी पर्ची बना के, फरवा बना के ले जाएंगे, लिख के ले जाएंगे। वो आइटम क्वेश्चन में दिख गया ऐड कर देंगे, नहीं दिखा लेस कर देंगे। अगर पर्ची नहीं बनी, फर्रा नहीं बनता, रट्टा मार के चले जाएंगे, बस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, मार्क्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, उन जैसे स्टूडेंट्स के लिए चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको करना होगा। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको जो भी प्रॉफिट दिया गया है, मैं कहता हूं गिवन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आपको दिया गया है और ये प्रॉफिट
मान लीजिए ये है वो प्रॉफिट, और ये कैसा प्रॉफिट है आपका, झूठा झूठा प्रॉफिट है, ये झूठ मूठ का बनाया हुआ है, इसके अंदर काफी झोल है, काफी चीजें गलत चीजें ऐड या लेस की गई है, जैसे मिस्टर एक्स ने की है, डकैती की है, देखो एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल गेन हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे ले लिए। तो स्टूडेंट्स आपको देखना है कि आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे इस सिचुएशन में। तो जो जो चीजें आपको इसमें ऐड करनी है सबसे पहले आप वो लिखेंगे। क्या क्या ऐड करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ऐड करना है जी एबनॉर्मल लॉस। क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, एबनॉर्मल लॉस। देखिए मान लीजिए यहां पे इन्होंने क्या किया था, लॉस हुआ, इनको आग लगी, आग लगने की वजह से स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया था, अपने प्रॉफिट में से इतने रुपए लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो शो कर दिया मिस्टर टाटा को। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं करना। अरे एबनॉर्मल लॉस तो मिस्टर टाटा के थोड़ी होएगा, मिस्टर टाटा ये जरूर थोड़ी मान के चलेंगे कि उनके गोडाउन में चोरी होगी, थेफ्ट होगी। तो वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में इसको क्या कर देंगे, करेक्ट करने के लिए, सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे। सेकंड चीज स्टूडेंट्स, ये नंबर 1। नंबर 2, सेकंड पॉइंट, अगर स्टूडेंट्स आपको लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ क्या, कोई भी आपने फिक्स्ड एसेट बेच दिया, तो स्टूडेंट्स उसको भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। थर्ड पॉइंट, कोई भी स्टूडेंट्स नॉन रेकरिंग आपके एक्सपेंसेस हैं, ध्यान से सुनना, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि स्टूडेंट्स फ्यूचर में नहीं होने वाले, ये वो एक्सपेंसेस है जो कि आपके फ्यूचर में नहीं होंगे, तो उनको आपको क्या करना है, यहां ऐड कर देना है। फोर्थ पॉइंट, अगर स्टूडेंट्स आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया है, ओवर वैल्यूड ओपनिंग स्टॉक, इसको भी स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको ऐड करना है। फिफ्थ जो पॉइंट आप ऐड करेंगे वो होगा आपका अंडर, समझ गए होंगे, अंडर वैल्यूड क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक आपका अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको अंडर वैल्यूड कर रखा है, तो उसको भी आपको ऐड करना होगा। फिर सिक्स्थ पॉइंट स्टूडेंट्स आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना कि ये क्या कहते हैं, सैलरी दे रहे थे, उनको सैलरी देने की जरूरत नहीं है ना, या फिर वो सैलरी देंगे, इनको जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई पैसा बचता है, सेविंग्स होती है, तो उसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। फिर जो स्टूडेंट सेवंथ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो होगा आपका, अगर आपको फ्यूचर से ऐसा लग रहा है कि कोई आपको इनकम हो सकती है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम, ये आपको क्या करनी है, ऐड करनी है। फिर अगर स्टूडेंट्स आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ध्यान से देखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है तो आप इसको ऐड करेंगे। फिर स्टूडेंट्स नाइन्थ पॉइंट, इसके अंदर आपको ऐड करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसका, वो आपको अभी बताऊंगा। डेप्रिसिएशन, बस ये सारे आइटम आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब लेस वाले देख लो, माइनस लेस जो आइटम आपको करने हैं। सबसे पहला आइटम स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन। अरे दो डेप्रिसिएशन, अरे बताऊंगा कौन सा। इसके बाद बस अपोजिट चलते जाइए, जो पॉइंट नंबर 8 है यहाँ सेकंड हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर अगर कोई था उसको गलती से आपने क्या ट्रीट कर दिया, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आप उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपने फ्यूचर में होने वाले आपके कोई भी एक्सपेंसेस हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, जैसे कि मान लीजिए आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, तो उसको भी आपको क्या करना है, लेस करना है। फिर स्टूडेंट्स फोर्थ, आपकी कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉस्ट है, या मैं कहता हूँ हाँ मैनेजमेंट रिलेटेड कॉस्ट, मान लीजिए पार्टनर कोई ऐसा काम कर रहा था, उसको उसके बदले क्या मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी, तो वो फिफ्थ जो पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका अंडर वैल्यूड, स्टूडेंट्स क्या आएगा यहाँ पे, अंडर वैल्यूड आपका ओपनिंग स्टॉक। अब की बार बस इसका अपोजिट करते जाइए, अंडर वैल्यूड आपका ओपनिंग स्टॉक क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सिक्स्थ पॉइंट, ओवर वैल्यूड क्या है स्टूडेंट्स आपका, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या कर देना है आपको, ऐड कर देना है। फिर उसके बाद नॉन रेकरिंग क्या है स्टूडेंट्स, आपकी इनकम, तो नॉन रेकरिंग इनकम जो होगी स्टूडेंट्स उसको भी आपको क्या करना है, ऐड करना है, नॉन रेकरिंग इनकम। और एट्थ है पॉइंट स्टूडेंट्स आपका, इसके ऊपर है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर जो प्रॉफिट होगा आपको फिक्स्ड एसेट पे बेचने पे, उसको आपको क्या करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या, फिक्स्ड एसेट, लेस कर देना है। और फिर स्टूडेंट्स नाइन्थ, अगर आपको क्या हुआ है, कोई भी एबनॉर्मल गेन हुआ है, एबनॉर्मल गेन जैसे कि लॉटरी लग जाए, है ना, आपने चोरी कर ली, किसी का मर्डर करके पैसे ले आए, ड्रग्स बेच के ले आए, तो ये सारे क्या है, एबनॉर्मल गेन है, मतलब जो होने नहीं चाहिए। अगर वो हुआ है, वो पैसा भी अगर आपने इस प्रॉफिट में, ये जो झूठा प्रॉफिट इसमें ऐड कर रखा है, तो इसको क्या करना है, आपको लेस करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पॉइंट्स एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहेंगे जी आपका पॉइंट नंबर 10 लिखेंगे, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो मेन आपको लगभग तो समझ में आ गया है, बस मुझे लगता है कि आपको दो चीजें समझ में नहीं आई होंगी, थोड़ा सा उनको डीपली बताना पड़ेगा आपको। एक तो पॉइंट नंबर 8 जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ट्रीट कर दिया गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है ये, फिर डेप्रिसिएशन। फिर ये पॉइंट नंबर 1 और 2 जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या ट्रीट किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिर आएगा स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 8 जहां पे इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है ये आपको नहीं पता, बस मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। अब थोड़ा सा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आए कि ये कौन सा डेप्रिसिएशन है जिसको स्टूडेंट्स आपको ऐड करना है। वो डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनको आपने क्या ट्रीट कर दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ जो डेप्रिसिएशन आना चाहिए था, इसके ऊपर लगना चाहिए था, उसको तो आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, इनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना था स्टूडेंट्स, उनको आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस ये वो डेप्रिसिएशन की बात थी। और ये डेप्रिसिएशन कब तक का, डेप्रिसिएशन फॉर
ऑल ईयर्स, जितने भी सालों तक का ये डेप्रिसिएशन रह गया है वो सब, डेप्रिसिएशन फॉर ऑल ईयर्स, यानी यहाँ पे ये अपोजिट रिलेशन है दोनों का, बस आपको ये याद रखना है। तो जो बच्चे रट्टा मारना चाहते हैं उनके लिए हाजिर है, ये रहा जी स्टूडेंट्स, इसका रट्टा लगा लेना। लगभग पॉइंट इसमें कवर हो गए हैं जो कि आपको अपने क्वेश्चन में मिलेंगे। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको दो चीजें समझाने वाला हूँ। क्या? एक तो ये डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, एक ये इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है वो समझेंगे, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए जैसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त गलती से कई बार फर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लेती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इस सिचुएशन में आप जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या जिसको हम एवरेज प्रॉफिट भी कहते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए सीखिए मेरे साथ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हालांकि आपने क्लास 11th में भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ा है। क्लास 11th में ये एक आपकी गलती थी, एरर था, और किस टाइप का एरर था, ये था एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये आप पढ़ चुके और आप इसको भूल भी चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलो आप इसको रेक्टिफाई करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आपकी पॉकेट से पैसा जाना, बाहर जाना। किस लिए जाए? ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिले। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जब आप अपना पैसा उन चीज़ों पे खर्च करो जिसका बेनिफिट आपके बिजनेस को लंबे समय तक मिलता रहे, सालों साल तक मिलता रहे। जैसे कि आप कोई लैंड खरीदे, आप कोई बिल्डिंग खरीदे, आप कोई प्लांट खरीदे, आप कोई मशीनरी खरीदते हैं, आप कोई फर्नीचर खरीदे। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ क्या है, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इन्हीं को हम एसेट्स भी कहते हैं। तो एक तरह से आपने अपने एक एसेट को क्या ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। इसको एक एग्जांपल से समझिए कैसे, क्या होना चाहिए था, कैसे आपको करना है, आप ध्यान से देखना। मान लीजिए कि आपने परचेज किया, परचेज ऑफ मशीन, एक मशीन खरीदी, कितने रुपए की, 2 लाख रुपए की। और स्टूडेंट्स इस अगर मशीन खरीदी है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना होगा, और जो डेप्रिसिएशन की जो रेट स्टूडेंट्स आपने फिक्स कर रखी है वो है आपकी 5% पर एनम की दर से, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। अब स्टूडेंट्स वैसे तो आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लीजिए ये आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है क्या क्या आइटम आते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में जो भी ग्रोस प्रॉफिट जितना भी आपको हुआ आप यहाँ पे लिखेंगे, ये हुआ आपका ग्रोस प्रॉफिट। कितना? मैं कहता हूँ जी ये है आपका 15 लाख। उसके बाद स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपने अपने एम्प्लॉयज को क्या दी, सैलरी दी। सैलरी कितने रुपए की? आपने दी है 1 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके कुछ खर्चे हुए, जैसे कि आपका कैरेज आउटवर्ड्स, इसके ऊपर स्टूडेंट्स आपने कितने पेमेंट की? मैं कहता हूँ 3 लाख रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना था, इस जो मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन। कितना है? 5%। तो 5% 2 लाख का कितना हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ 10,000 रुपीज। और इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। यहाँ आएगा जी आपका नेट प्रॉफिट। तो कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। ये है 15 लाख। यहाँ भी आएगा कितना बैलेंस? 15 लाख। तो 15 लाख में से स्टूडेंट्स जब आप क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? 3 और 1 4 लाख 10,000, यानी आपका बैलेंस आया, प्रॉफिट आया 10 लाख
90,000 रुपीज, 10,90,000 रुपए। ये आया स्टूडेंट्स क्या आपका नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। करना ऐसे चाहिए था, चीजें ऐसे होनी चाहिए थी, ये आपका प्रॉफिट आना चाहिए था। ये है आपका क्या करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं आपका करेक्ट प्रॉफिट। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते, लेकिन गलती से स्टूडेंट्स आपने क्या किया, इसको मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपने बनाया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम सिचुएशन होगी, देखना यहां पे फिर से आपका क्या है ग्रोस प्रॉफिट बाई ग्रोस प्रॉफिट कितना है 15 लाख रुपए। देखिए आपने क्या गलती की, तो स्टूडेंट्स ये साइड का टोटल कितना आएगा आपका, ऑब्वियस सी बात है 15 लाख रुपीस। उसके बाद यहाँ सैलरी कितने दी, चलिए जी पता लगाते हैं, टू सैलरी खर्चा आया आपका 1 लाख रुपए। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड्स पे आपका कितना खर्चा आया, कैरेज आउटवर्ड्स यहाँ खर्चा आया आपका 3 लाख रुपए। मतलब फैक्ट्री से अपने शोरूम तक माल लाने में जो भी आपके खर्चे होते हैं उन्हें कैरेज आउटवर्ड्स करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, लेकिन जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन आपने क्या मान लिया इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया टू मशीनरी। मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं, मशीन को ही क्या मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया कितने रुपए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस। ओहो, ये तो आपसे बहुत बड़ी क्या होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती होगी। तो अब देखिए अब आपका प्रॉफिट कितना आया, ये 15 लाख में से लेस करेंगे 2 3 5 और 1 6 लाख, इसको घटा देंगे तो ये हुआ 9 लाख रुपीस। 9 लाख रुपए स्टूडेंट्स क्या आया आपका टू नेट प्रॉफिट। अब देखिए यहां आपका प्रॉफिट स्टूडेंट्स कितना आया 9 लाख रुपए, आना कितना चाहिए था 10,90,000 रुपए। यानी ये क्या है आपका इनकरेक्ट प्रॉफिट है। क्या है स्टूडेंट्स आपका इनकरेक्ट प्रॉफिट। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, इसकी एक सिचुएशन है। अभी जो मैंने आपको जो टेबल बनाई थी ना रट्टा मारने वाले बच्चों के लिए, अब उसको समझो। क्या बताया था मैंने, सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आपका गलत प्रॉफिट है उसको लिखो, इनकरेक्ट प्रॉफिट कितने रुपए, ये है आपका 9 लाख रुपीस। उसके बाद होना कितना चाहिए था, असली में आना कितना चाहिए था करेक्ट प्रॉफिट, वो होना चाहिए था स्टूडेंट्स आपका कितने रुपए, ये है 10,90,000 रुपए, ये आपका आना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स अब इस सिचुएशन को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, मैंने अभी आपको जो एक फॉर्मेट बताया था जिसमें कुछ चीज़ों को आपको ऐड करना था, कुछ चीज़ों को लेस करना था। तो मैंने कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब आप क्या ट्रीट कर लेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसको आपको ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप कितने रुपए ऐड करेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन क्या था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए, इसको करने हैं ऐड। तो ऐड करिए मशीनरी को परचेज करने पे जो आपका खर्चा आया कितना 2 लाख रुपए, तो ये बैलेंस कितना हो गया 11 लाख। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स इस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इसको क्या करेंगे आप लेस करेंगे। तो यहाँ डेप्रिसिएशन कितना है 10,000 रुपीज, तो ये आपको क्या करना है माइनस करना है। डेप्रिसिएशन कितने रुपए आपका आएगा जी
10,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स 9 2 11, 11 लाख में से 10,000 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया आपका 10,90,000 रुपए। बस ये था स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला। जब हाँ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर दें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर देंगे तब क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है इसका अपोजिट कर देना भाई। डेप्रिसिएशन को क्या कर देना, वहां पे ऐड कर देना, और जो क्या कहते हैं मशीनरी है उसको या कोई भी आपका ऐसा एक्सपेंडिचर है उसको क्या करना है यहाँ पे लेस कर देना। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये कंसेप्ट को अभी आप मजबूत कर लीजिए। जिस बच्चे को ये क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा था उसको आज यहाँ कंफ्यूजन नहीं होती। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मेरी ये वीडियो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। वो जो मैंने आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बताया था ना क्या होता है वो देखेंगे, पहले इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब सीखते हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, देखिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पता है? नहीं सर, चलो जी आप बताते हैं। एक होता है स्टूडेंट्स आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये किसे कहेंगे, और एक होता है स्टूडेंट्स आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपके पॉइंट यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स एक कंपनी है जिसका नाम है क्या, BSNL। BSNL ये एक सरकारी कंपनी है। मैं कहता हूँ जी इस कंपनी के पास कुछ पैसा क्या है, पड़ा हुआ है, बस खाली पड़ा हुआ है। कितने रुपए? मैं कहता हूँ BSNL के पास है लगभग 10,000 करोड़ रुपीस। अब ये BSNL सोच रही है कि इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो स्टूडेंट्स अगर BSNL इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दे, मान लीजिए कि ये इन्वेस्ट करती है एयरटेल कंपनी में। किसमें? एयरटेल में। एयरटेल के शेयर खरीद लेती है, तो इसको तो कहेंगे आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वही ऑन द अदर हैंड अगर आपकी ये कंपनी कौन है, BSNL के पास कितने रुपए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से 10,000 रुपीज, और 10,000 रुपए से स्टूडेंट्स BSNL किसके शेयर खरीद ले। मैं कहता हूँ जी इस बार BSNL शेयर खरीदती है। BSNL ने सोचा चलो क्यों ना पतंजलि के शेयर खरीद लेते हैं, पतंजलि। तो स्टूडेंट्स बताओ क्या फर्क लगा, जब एक कंपनी अपने जिस ट्रेड को, जिस चीज का व्यापार, BSNL किस चीज के बिजनेस में इन्वॉल्व है, टेलीकॉम के बिजनेस में, और टेलीकॉम के बिजनेस से ही रिलेटेड किसी कंपनी में क्या करती है, अपने शेयर्स को इन्वेस्ट कर देती है। और इसको इन्वेस्ट करने के बाद स्टूडेंट्स जो भी उसको कमाई होगी है ना, या वो जो भी इन्वेस्टमेंट जो उसने अपनी मिलती जुलती कंपनी में की है, जिससे जो भी उसके बिजनेस से एसोसिएटेड है, उसको हम कहेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। वही ऑन द अदर हैंड अगर BSNL 10,000 करोड़ रुपए कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है जो कि उसका बिजनेस से उससे कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक। BSNL क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, दंत कांति ये सारे प्रोडक्ट बेचती है। तो स्टूडेंट्स पतंजलि का BSNL से कोई रिलेशन नहीं है, बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी BSNL ने डिसाइड किया कि हम पतंजलि में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब आप क्यों पढ़ रहे हो, अगर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का आपको क्वेश्चन मिलता है तो मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, इसको लेस करना है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स कुछ बताया ही नहीं, क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तब आपको क्या मानना है
आप मानेंगे वो एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। बस ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिटेल में समझेंगे। ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट क्या है, यही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था जब शुरू में आपको लगा, अब आपको ये इजी लगने लग गया आपका। चलिए नोट डाउन कीजिए।